ये है सिटी केबल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। कहते हैं कि मौत कभी भी किसी भी रूप में आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इस कथन को हकीकत में बदला 2 दिसंबर 1984 की उस घटना ने, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयानक घटना जिसने भारत को हिला कर रख दिया था, घटी थी झीलों के शहर भोपाल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं हूं आशीष मंगल सोनी। सिटी न्यूज़ अपने दर्शकों के लिए लाया है खास प्रोग्राम मैं भोपाल मेरी कहानी। मैं भोपाल मेरी कहानी 2 दिसंबर 1984 12:05 भोपाल, झीलों का शहर भोपाल वैसे तो खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन भोपाल के इतिहास में एक दिन ऐसा भी था जब शहर में लाशों का अंबार लगा हुआ था। आइए देखते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था और क्यों भोपाल में उस दिन लाशें बिछी हुई थी। उस काली रात के मंजर पर देखिए सिटी न्यूज़ की खास पेशकश मैं भोपाल मेरी कहानी। मैं भोपाल मर चुका हूँ। मेरी अर्थी 3 दशक पहले उठी थी। 2 और 3 दिसंबर की उस सर्द रात, जैसे ही शहर के घड़ियाल ने 12 बजाए, गहरे अंधेरे के बीच अपनी गोद में सोए लाखों लोगों को देखकर अचानक सिरहन दौड़ गई। 5 मिनट बाद ही मुझे चीरती हुई आई सायरन की तीखी आवाज। ये मेरी मौत का ऐलान था, क्योंकि अब जो कुछ होने जा रहा था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा, न कभी सुना था। वो वक्त जैसे थम गया। आज भी मेरी घड़ी जैसे ही रात के 12:05 से आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि सुबह की पहली किरण तक शहर के हर गली में, चौराहे पर, अस्पताल में, स्टेशन पर, ठेले पर, घर में मेरी लाश पड़ी थी। रात के 12:05 पर जागा शैतान।
1984 के 2 से 3 दिसंबर की वो दरमियानी रात थी। धुंध भरे अंधेरे में भोपाल शहर के साथ साथ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भी सोई पड़ी थी। तकनीकी वजहों से पिछले कई दिनों से फैक्ट्री में प्रोडक्शन ठप था, लेकिन फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में एक शैतान सांस ले रहा था। जी हां, इस टैंक में भरी थी बेहद खतरनाक, जानलेवा, जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक। टैंक का बढ़ता तापमान सबकी पेशानी पर लकीरें खींच रहा था। हालात पर काबू पाने की मशक्कत जारी थी, लेकिन जल्द ही कर्मचारियों को एहसास हो गया कि अब हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। उस रात सड़कों पर मौत नाच रही थी। मौत के इस तांडव को नजदीक से कुछ लोगों ने देखा था। शायद कुदरत ने इन गिने चुने लोगों पर रहम कर दिया, या यूं कहे कि मौत ने खुद इन्हें अपना मंजर बताने के लिए छोड़ दिया। सिटी न्यूज संवाददाता वैभव गुप्ता ने बात की ऐसे ही कुछ गैस पीड़ितों से। भोपाल गैस कांड को हुए 30 साल हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस मंजर को देखा, उस दर्दनाक हादसे को करीब से देखा। उनसे जानेंगे कि उस रात हुआ क्या था और कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई और अब तक क्या हो पाया है। नईम साहब बताएं, आपने यूनियन कार्बाइड कारखाने में काम करते थे, जी थे, तो क्या हुआ था उस रात? यूनियन कार्बाइड में हम जो है ठेकेदारी के अंदर लेबर में काम करते थे। उस वक्त हमको 12 रुपये मिलते थे और उस वक्त जो है उस पाइप लाइन की जो है अंडरग्राउंड पाइप लाइन थी, उसकी सफाई चल रही थी। उस पाइप लाइन में जो है जंग चढ़ा हुआ था और वो जंग को जो है खुरच के जब सफाई की जा रही थी और उसमें पानी डाला जा रहा था। ये रियल में मतलब आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, जहाँ पे वो पाइप लाइन की सफाई भी हुई थी। तो वो पाइप लाइन को सफाई करने में पानी जो है वो दिन के 2:30 बजे उसमें गैस की टंकी के अंदर जो पाइप लाइन की सफाई हो रही थी, वो पाइप लाइन के जंग खाने की वजह से जो है उसमें पाइप में से जो है पानी टैंक में गया था, जिसके कारण वो गैस का रिसाव वहाँ से शुरू हुआ दिन के 3 बजे के टाइम। तो हम लोग वहाँ से काम छोड़ के भगे कि यार यहाँ बहुत धांस उड़ रही है, बहुत मतलब ये कि बदबू आ रही है, तो हमको वहाँ से अंदर से निकाल दिया गया था। अब उसके बाद जो है 3 बजे हमारी छुट्टी हो गई, हम लोग आ गए। हमारे उस दिन एक गोपी की दोस्त की बारात थी, हम बारात में गए तो 11:15 बजे जब हम लौट के आए तो गैस का रिसाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब गैस का रिसाव बढ़ा तो लोगों को धांस उड़ी, तो कोई कहने लगा मिर्ची की धांस है ये, कोई कहने लगा कि साहब कोई मिर्ची जला रहा है, सर्दियों के दिन थे। लेकिन धीरे धीरे देखा तो रोड पे एकदम पब्लिक घरों से बाहर निकल के भागने लगी। वो भागते हुए कोई किसी को अपना नहीं समझ रहा था, ना बहन भाई को, ना मियाँ बीवी को, ना बाप माँ को, ना बेटा औलाद को, कोई किसी को नहीं समझ रहा था। सब भागने की दौड़ में लगे हुए थे। जो रास्ते के अंदर कई लोग तो गाड़ी से कुचल के मर गए, कई लोग भागते में मर गए, कई लोग जो है उस धुएं की चपेट में आकर वो जो है उसी रात को मर गए। जो आप लोग भाग रहे थे, किसी की मदद की कोशिश की थी जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा, ये आप लोग भागते जा रहे थे, पता नहीं कहाँ तक भागना है? जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन नहीं, पूरी सरकार जो थी गायब हो गई थी भोपाल से। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो भी अपना जो है बंगला छोड़कर जो है वहाँ से भाग चुके थे। और थाने के कर्मचारी जो थे वो फोन करने के बाद भी जो है वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं था और किसी ने किसी की कोई मदद नहीं करी। उसके बाद जब गैस रिसाव 3:30 बजे के बाद जो है उसके ऊपर काबू पा लिया गया, जब है ना सरकारी एम्बुलेंसों ने ऐलान किया कि है ना गैस रिसाव बंद कर दिया गया है, आप अपने घर जा सकते हैं। जब हम 5 बजे लौट के आए तो लौट के आने में हमने देखा तो कई लाशें पड़ी हुई थी। वो हमारे जो कुछ जान पहचान के लोग थे उनको हमने उठा के जो है उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश करी, हॉस्पिटल लेके गए। तो जितने लोग भाग दौड़ में मरे थे उससे कई ज़्यादा लोग जो है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मरे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट डॉक्टरों के नॉलेज में नहीं था किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। ये रिसाव जो गैस का है, डॉक्टरों को भी ये नहीं मालूम था ये कौन सी गैस है और इस गैस से क्या हादसा होगा और क्या लोग इसका मतलब है कि पीड़ित होंगे। आज 30 साल होने को आ रहे हैं। 30 साल के अंदर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास जो पूरी दुनिया से पैसा आया था,
वो पैसा जो है गैस पीड़ितों के उपयोग के लिए कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। जो अमेरिका गवर्नमेंट के खिलाफ गैस पीड़ितों ने याचिका दायर करी थी 4715 करोड़ रुपए की, वो याचिका का जो है कांग्रेस की राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उसको जो है क्या नाम है 715 करोड़ में समझौता करके अदालत के बाहर और गैस पीड़ितों के साथ एक जीवन का उनके खिलवाड़ किया। और 30 साल के अंदर गैस पीड़ित इस वक्त चलती फिरती लाश है। हमारे साथ ये नौजवान शानू मियाँ खड़े हैं, इनका लीवर खराब हो गया, इनको जो है मतलब है कि ना सांस की बीमारी हो गई। ये शकील मियाँ खड़े हैं, इनको सांस की बीमारी है, मुझे खुद 2 बार अटैक पड़ चुका है। लाशों के ढेर पड़े थे, सड़कों पर लाशों का अंबार लगा हुआ था, मंजर बड़ा ही गमहीन था। दूसरे लोगों से पता करते हैं, आप बताएं जी। क्या हुआ था उस दिन, कैसा लग रहा था? गैस भाग रहे थे? निकली थी जब रात के 12 बजे पता चला, सो रहे थे हम लोग, सोते में एकदम अचानक खांसी चली, खूब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिर्ची जला दी हो। देखा आजू बाजू में, मालूम करा तो जब रोड घर पे से बाहर निकले तो पूरी पब्लिक रोड के ऊपर भाग रही थी। जिधर पब्लिक भाग रही थी उधर हम भी भागने शुरू कर दिया। जिधर गैस जा रही थी उधर ही हम लोग भी जा रहे थे। उस टाइम किसी को मालूम नहीं था कि क्या है ये। पैदल पैदल भगते हम यहाँ से बस स्टैंड पहुँचे, बस स्टैंड से सेपिया कॉलेज, और मैं यहाँ से मैं गया बुधवारे तक पैदल रात के। वो बुधवारे से फिर एक मिनी बस जा रही थी, वहाँ पर पूरी पब्लिक भरी हुई थी, उसके अंदर मैं बैठने के बाद फिर मैं वहाँ पहुँचा मिनी बस के अंदर अब्दुल्लागंज में सुबह 4 बजे वहाँ पर जाके खड़े हुए। तब वहाँ पर मतलब ये कि सायरन बजा पुलिस का कि साहब अब जो है आप लोग घबराओ नहीं, गैस पे जो गैस निकली थी रात में उस पर काबू पा लिया गया है, अब आप लोग जो है अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। फिर मैं वहाँ से आया तो डीआईजी बंगले चौराहे पे था। डीआईजी बंगले चौराहे से मुझे घर की तरफ आने नहीं दिया, मिलिट्री लगी हुई थी, मिलिट्री वालों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैंने कहा साहब मैं यहीं रहता हूँ, जेपी नगर का निवासी हूँ। बड़ी मुश्किलों से फिर वो मिलिट्री ने मुझे अंदर आने दिया। बस उसके बाद फिर हमारे को होश नहीं है, फिर तो 15 दिन तक हमारी आँखें बंद रहीं, तभी हम अस्पताल में रहे। फिर हमारे को कोई होश नहीं रहा कि 15 दिन के अंदर क्या हुआ। फिर उसके बाद जैसे तैसे होश आया तो उन्होंने साहब वो भोपाल खाली हो रहा है। फिर उसके बाद बाहर चले गए हम लोग। ज़िंदगी की तलाश में लोग भाग रहे थे, कहीं तो ज़िंदगी मिल जाए, मौत नसीब ना हो। हमारे साथ एक साथी और भी, उनसे बात करते हैं कि पीढ़ियाँ तो बीतती गई, आज भी आपको गैस से परेशान है? वो तो साहब गैस से तो परेशान है, और प्लस एक बात ये भी है कि जैसे मेरे वालिद साहब, उनको राजीव गांधी ने एक तोहफ़ा दिया था, मतलब ये गैस काइंड का जो तोहफ़ा दिया था, आज भी डीआईजी बंगले पे वो दुकान है। लेकिन वो तोहफ़ा देने से कोई मसला नहीं निकला, कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं है। वो भी बीमारी से पीड़ित होके धीरे धीरे करके, और अभी 3 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं वो, इसी गैस काइंड के चक्कर में वो ख़त्म हो चुके हैं। और मुआवजा की बात करें तो मेरे घर में जैसे हम 3 लोग थे, मतलब जिसका मुआवजा मिलना था उसमें से मुझे मिला, मेरे पापा को मिला और मेरी बहन को, उसको नहीं मिला। सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं ये वो सब कैंसिल। अभी ये जो मेरे पापा को बीमारियाँ थी वही मुझे बीमारी हैं अभी इस टाइम पे। अब यही चाहते हैं कि साहब मुआवजा का जो जितना हो सके उतना मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें लोग भाग रहे थे एक से दूसरी ओर, भोपाल छोड़ना चाह रहे थे ताकि जो गैस है उससे परेशान ना हो, गैस उनको ना लगे और मौत तो कम से कम ना मिले। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहा था। उसने उस दिन जब जन लोगों को ज़रूरत थी जिला प्रशासन मदद की, उस वक्त उसने कुछ नहीं किया। लोग मरते गए, सड़कों पर लाशों के अंबार लगते गए, लेकिन किसी ने किसी तरह की मदद की पेशकश नहीं की। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ वैभव गुप्ता, सिटी न्यूज़ भोपाल। घबराए टेक्नीशियंस को अंदाजा था कि शायद इसी तरह टैंक में हो रही रिएक्शन थम जाए, लिक्विड का गैस बनना रुक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वॉल्व उड़ गया। अब अलार्म बजने के सिवा कोई चारा नहीं था और आधी रात को ठीक 12:05 पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से खतरे का सायरन बजा। लेकिन जब तक सायरन की आवाज नींद में डूबे लोगों के कानों तक पहुंचती, शैतान जाग उठा था।
भोपाल की फिजाओं में मिक गैस घुलने लगी थी, जिसका असर भी अब दिखने लगा था। हमीदिया अस्पताल में मौजूद डॉक्टर कुछ समझ पाते तब तक गैस पीड़ितों की लंबी कतारें लगने लगी थी। वक्त का तकाजा था कि इन्हें जल्द से जल्द इलाज मिले, लेकिन जब मर्ज ही नहीं पता तो आखिर कौन सी दवा इन लोगों को दी जाती। सर्द हवा पर सवार जहरीली मिक यानी मिथाइल आइसोफोनाइट गैस शहर के भीतर घुस चुकी थी। इस गैस का असर नींद में दुबके हुए लोगों पर हुआ। उनका दम घुटने लगा, बेचैनी सी महसूस हुई और आंख खोलते ही मिर्ची सा धुआं लगा। नींद उचटने के बाद जो बाहर निकले वो सीधे गैस की चपेट में थे। हर सेकंड के साथ एक नया आदमी गैस का शिकार हो रहा था और घंटे भर के भीतर ही पुराने भोपाल शहर में मौत सड़कों पर नाच रही थी। जहर का पता नहीं था, कैसे होता इलाज। रात के तकरीबन 1:30 बजे जहर के शैतान ने भोपाल के मशहूर हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी पर दस्तक दी। बीमार, घबराए और दहशत में डूबे लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। जब तक 1-2 लोग आए, इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों की समझ कुछ नहीं आया, लेकिन जल्द ही ये तादाद दर्जनों में तब्दील हो गई। टैंक नंबर 610 से निकला शैतान आज भी वहीं खड़ा है। गैस पीड़ितों को सरकार ने कुछ मुआवजा जरूर दिया, लेकिन शैतान से मिले सितम से पार पाने के लिए ये सरकारी मदद नाकाफी थी और गैस पीड़ित आज तक अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। गैस कांड की भयानकता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भोपाल में 3 दिसंबर की सुबह सूरज निकला, भोपाल के रेलवे स्टेशन ने सारी रात जहर का असर झेला था। कंट्रोल रूम को स्टेशन के खराब हालत की खबरें मिल रही थी। 3 दिसंबर 1984 की सुबह का नजारा देखकर हर कोई गमगीन था, क्योंकि हर जगह लाशों का अंबार था। इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवर भी इस शैतान के शिकार हो चुके थे और आसमान में मंडरा रहे गिद्ध भी सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था पिछली रात। दिसंबर की सुबह सूरज चढ़ता गया और चढ़ते सूरज के साथ भोपाल के आसमान में चीलें और गिद्ध मंडराने लगे। इनका मंडराना ही गवाही दे रहा था कि भोपाल की सड़कों पर कितनी लाशें बिछी हैं। इन लाशों में लोग तो थे ही, बड़ी तादाद में बेजुबान जानवर और मवेशी भी थे। लेकिन जब इंसानों की लाशें उठाने वाला ही कोई नहीं था,
तो जानवरों की फिक्र आखिर कौन करता। यूं तो सरकारी आंकड़ा 3,500 लाशों तक पहुंचा था, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ा कहता है कि मरने वाले 10,000 से ज्यादा थे। जहर के असर से लोग आज तक मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे, लेकिन यूनियन कार्बाइड का शैतान टैंक नंबर 610 आज भी वहीं खड़ा है। इस टैंक का ढक्कन BHEL के इंजीनियरों ने तो बंद कर दिया, लेकिन मिथाइल आइसोसाइनाइड का शैतान आज भी आजाद है और भोपाल की रगों में दौड़ रहा है। भोपाल गैस कांड की 30वीं बरसी है। हमारे साथ हैं बालकृष्ण नामदेव जी। हम उनसे जानेंगे कि इन 30 सालों में आकर हम कहाँ तक पहुँचे और न्याय की जो आज गैस पीड़ित लगा रहे हैं उसको कहाँ तक पूरी हो पाई है। आइए बात करते हैं, कहाँ तक पहुँचे हम नामदेव जी, पहले तो ये बताइए। 30 साल का समय बहुत होता है और मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे लंबा यदि कोई संघर्ष का इतिहास है तो वो भोपाल गैस पीड़ितों का इतिहास है। जो अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं, कई लोग नाउम्मीद हो चुके थे, मगर जो लोग आज भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साहस को नमन करना चाहिए कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सिर्फ संघर्ष की बदौलत प्राप्त हुआ है, मगर एक इसका दुखद पक्ष ये भी है कि जो कंपनियां दोषी थीं, जो व्यक्ति दोषी थे, उनको आज भी 30 साल में सज़ा नहीं हो पाई। जो मुआवजा गैस पीड़ितों को मिलना चाहिए था वो मुआवजा भी आज भी नहीं मिला। इसकी प्रमुख वजह है कि जो केंद्र में और स्टेट में आज तक जो भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों की पॉलिसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संरक्षण देने की, उनका बचाव करने की पॉलिसी रही है। इसी की वजह से कि आज भी गैस पीड़ित उचित मुआवजा से वंचित हैं। यदि भारत सरकार चाहती तो क्या एंडरसन का प्रत्यार्पण नहीं हो सकता था? हो सकता था, मगर एंडरसन को बचाया, उसका पूरा का पूरा संरक्षण दिया, इसलिए दोषियों को सजा नहीं हुई। आज भी भोपाल के कोर्ट में महेंद्र केशव के खिलाफ, तमाम अपराधियों के खिलाफ केस चल रहा है, मगर किन धाराओं के तहत चल रहा है? एक्सीडेंट की धाराओं के तहत। इतना बड़ा जघन्य अपराध किया इन लोगों ने और केस भी बनाए तो 302A का केस, यानी जिसमें केवल एक्सीडेंट की सज़ा हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा शर्मनाक विषय हमारे लिए। दूसरा, ब्रिटिश ऑयल कंपनी द्वारा अमेरिका में घटना घटी थी मैक्सिको की खाड़ी में। वहाँ की गवर्नमेंट ने, बराक ओबामा की गवर्नमेंट ने उस कंपनी से $20 बिलियन मुआवजा लिया, जहाँ केवल 11 डेथ हुई। क्या उन्हीं मापदंडों के तहत हमारी सरकार मुआवजा नहीं वसूल कर सकती थी? क्या बराक ओबामा उसी मापदंडों के तहत भोपाल के गैस पीड़ितों को मुआवजा देंगे? जो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन लगी है उसमें सही मुआवजा मिले और बराक ओबामा मजबूर करें डाउ केमिकल कंपनी को कि सभी गैस पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। आनंद जी, 30 साल हो गए, सरकारें आई और गईं, लेकिन मुआवजे की मांग वहीं तक रह गई, आरोपियों की बात थी वहीं तक रह गई। तो आपको क्या लगता है, आखिर राजनीतिक नेताओं में कमी है या वो करना नहीं चाहते, किसी का दबाव है? राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष बिल्कुल नतमस्तक है। अभी मोदी जी अमेरिका यात्रा पर गए, उन्होंने पलक पावड़े बिछाकर वहाँ की कंपनियों का स्वागत किया, मगर भोपाल गैस त्रासदी के सब्जेक्ट को एजेंडा में नहीं रखा, जबकि ये बात होना चाहिए थी क्योंकि दोनों कंपनियां अमेरिका की हैं। मगर एक उम्मीद की किरण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटिशन लगी हुई है, सुधारात्मक याचिका लगी हुई है, उसमें सही आंकड़े पेश करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को मिलकर कोशिश करना चाहिए। सही फिगर पेश किए जाएं गैस पीड़ितों के, ताकि सभी 5,74,000 गैस पीड़ितों को सही मुआवजा मिल सके। ये लड़ाई आज भी जारी है और अभी इस लड़ाई के बारे में जो हम लोगों की बात हुई है 5 गैस पीड़ित संगठनों की, उसमें केंद्र सरकार के रसायन मंत्री ने इसको स्वीकार किया है और ये भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े हैं वो सही सुधारे जाएंगे। नामदेव जी, आंकड़े सुधारने में 30 साल लग गए, मुआवजा कैसे मिलेगा? जिनकी मौत, उनकी मौत हो चुकी है, जो बीमार हैं वो बीमार हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, मुहताब हो गए हैं, ज़िंदगी कैसे जिए आखिर, और अपने आंकड़े सही करने की बात कर रहे हैं। ये जो आंकड़े सही होंगे इसमें सही मुआवजा मिलेगा। जहाँ तक आर्थिक सामाजिक पुनर्वास का सवाल है
तो इसके लिए भी पूरा संघर्ष है कि गैस पीड़ितों का सही से पुनर्वास हो, उन्हें रोजगार मिले, विधवा महिलाओं को जो निःशक्त हैं उनके लिए गुजारा पेंशन मिले। ये 5 साल की पेंशन नहीं, 60 महीने की पेंशन नहीं, आजीवन पेंशन मिलना चाहिए। हर विधवा को, हर वृद्ध को, हर निःशक्त को जो गैस पीड़ित है उसको कम से कम 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलना चाहिए। ये भी संघर्ष है। बराक ओबामा भारत आने वाले हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है? क्या वो गैस पीड़ितों के लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छी खबर सुनाएंगे? बराक ओबामा से हम लोगों ने समय मांगा है कि गैस पीड़ितों की बात सुने, गैस पीड़ितों की समस्याओं पर ध्यान दें और जो उनके यहाँ की कंपनियां हैं अमेरिका की, उनसे इंसाफ दिलाएं। बराक ओबामा जब भारत आएंगे तो उनसे मांग की जाएगी कि इंसाफ दिलाएं। इंसाफ तो खैर जब होगा, जब वो आएंगे उनसे बात हो पाएगी, लेकिन अभी सरकार सही आंकड़े पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में मुआवजा कैसे होगा? और जो गैस पीड़ित अस्पतालों में है, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिजन क्या करेंगे? क्योंकि अभी सिर्फ आंकड़े सुधारने की बात की जा रही है। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ वैभव गुप्ता, सिटी न्यूज़ भोपाल। कहते हैं इसने अब तक 40,000 जानें ली हैं। आगे और कितनी जानें लेगा कोई नहीं जानता। जो बेमौत मारे गए, जिनके अपने उनसे जुदा हो गए, उन्हें आखिर इंसाफ कभी मिलेगा भी या नहीं, कोई नहीं जानता। भोपाल के लोग आज लगभग 30वीं बरसी हो गए हैं सबसे बड़े औद्योगिक त्रासदी को, और आज भी लोग इंसाफ और इज़्ज़त की ज़िंदगी की गुहार कर रहे हैं। और ये भी बिल्कुल सच है कि आज जो भी पीड़ितों को मिल पाया है वो उनकी लड़ाई के बतौर ही मिल पाया है। इसमें हम देखते हैं इस 30वीं बरसी पर कि डाव केमिकल कंपनी और यूनियन कार्बाइड कंपनी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और दोनों सरकारों को, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार को, उनकी जो कानून हमारे देश में है उन कंपनियों से लागू करवाने होंगे। मोदी जी जितना उत्साह दिखा रहे हैं विदेशी पूंजी लाने में, अमेरिकी कंपनियों को यहाँ लाने में, हम चाहते हैं उतना ही उत्साह वो दिखाएं उन कंपनियों ने जिन्होंने यहाँ मानव अधिकारों का हनन किया है, बच्चों को विकलांग किया है, लोगों को जहर पिलाया है, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उनको भी उतने ही उत्साह से देखें। ये 30वीं बरसी है, दुनिया भर से, खैर देश भर से लोग आ रहे हैं और ये सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं ये बताने के लिए कि भोपाल की लड़ाई से वो समर्थन देते हैं और भोपाल जैसा हादसा कहीं और ना हो। इसमें बरसी में 30 सालों में संघर्ष तो बहुत हुए, लेकिन जितना हमें मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। लेकिन उम्मीद है कि हम इस लड़ाई में और भी आगे पाएंगे। लेकिन अभी हमने जो 14 नवंबर को जो रसायन मंत्री से बात हुई, जो 27 साल से लड़ाई चल रही थी कि मरने वालों के आंकड़े सही किए जाएं, पीड़ितों के आंकड़े सही किए जाएं, और जो 5,27,000 को अस्थायी गैस पीड़ित माना गया था उनको स्थायी गैस पीड़ित माना जाए, वो मांग हमारी मानी गई है। और उन्होंने कहा है कि हम आंकड़े सुधारेंगे, सुप्रीम कोर्ट को देंगे और सभी गैस पीड़ितों को स्थायी माना जाएगा। हज़ारों मौत की नींद सो चुके हैं। उस टाइम तो 8,000 से ज़्यादा लोग मरे, लेकिन अब 25 से 30,000 लोग दुनिया से जा चुके हैं इंसाफ की आस में कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिल सका है। लेकिन अब उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इस में कामयाब हो पाएंगे और जो जीवित हैं उन्हें इंसाफ मिल पाएगा, ये उम्मीद है। और अभी जो बातचीत चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद 2 साल में इंसाफ मिल पाए। देश में ऐसी घटनाओं के लिए जितनी मानवीय संवेदनाएं होती हैं उतनी सरकारी राहत नहीं मिल पाती। इस घटना ने कईयों की आंखों को गीला किया तो सरकार ने उनके आंसुओं को और बढ़ा दिया। इस देश की हकीकत है, यहाँ मौत ज़िंदगी से या सस्ती है। सरकार जब कोई विपदा या विपत्ति आती है तो 4 से 5 लाख रुपए देकर अपना उत्तरदायित्व पूरा करने की बात करती है। वह ये क्यों भूल जाती है कि जिसका अपना इस घटना के चलते चला गया है उसकी कमी आखिर कैसे पूरी होगी। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ वैभव गुप्ता, सिटी न्यूज़ भोपाल। आज भी दर्द का वो मंजर याद कर गैस पीड़ितों का कलेजा फट जाता है। इतना बड़ा हादसा था। एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर पड़ी हुई थी और मर ही रही थी। एक बाप 2 बच्चों को लेकर पड़ा था। ये तो थी मेरी यानी भोपाल की कहानी। लेकिन डाउ केमिकल के रसूखदारों ने सियासत की आड़ लेकर कई लोगों की जान से खिलवाड़ किया और हाल ही में डाउ केमिकल के रसूखदार यानी वॉरेन एंडरसन की मौत के बाद
अब सरकार गैस पीड़ितों को उनका हक दिलवा भी पाएगी या नहीं, ये सवाल हजारों लोगों के मन में आज भी जिंदा है। भोपाल गैस कांड की 30वीं बरसी है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मौत के कारखाने को। इस कारखाने से निकली थी मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जिसकी चपेट में आने से 15,000 लोगों की मौत हुई थी और 5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। जहरीली गैस के चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की गैस कांड के बाद मौत हो गई। यही नहीं, आज भी हज़ारों पीड़ित ऐसे हैं जो जहरीली गैस के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। भोपाल गैस कार्बाइड के आसपास की भूमि भी जहरीली है। इस वक्त हम खड़े हैं यूनियन कार्बाइड के जस्ट बगल में सीमा से लगी हुई एक ज़मीन पर। ज़मीन को आप देख सकते हैं, ज़मीन जहरीली है क्योंकि जो जब गैस निकली थी आसपास की पूरा जो क्षेत्र था वो जहरीला हो गया था और जो मिक गैस थी वो सतह से 3 फीट ऊपर की ओर चल रही थी, जिसके कारण जो सो रहा था वो तो बच गया और जो जागा, जो अपनी ज़िंदगी की तलाश में जागा, उसकी मौत हो गई। इस ज़मीन पर अभी किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया है क्योंकि निर्माण की भी अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि अभी इस ज़मीन के टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ की जो मिट्टी है उसकी जांच की जा रही है ताकि अगर कुछ इसमें ऐसे हानिकारक तत्व हैं जिससे मौत हो सकती है उसका पता लगाकर इसका समस्या का सुझाव निकाला जा सके। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ वैभव गुप्ता, सिटी न्यूज़ भोपाल। तो देखा आपने किस तरह से उस दिन मौत के आगोश में पूरा शहर सो गया था और जिसने उस रात मौत को हरा दिया उसे पल पल आज भी मौत मार रही है, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिला। तो दीजिए इजाजत और शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।